हेलो 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 प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ रोजगार विद अंकित परिवार में। आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको आगामी यूपी टेट एग्जाम में सफल बनाने के लिए टीम आरडब्ल्यू आपके लिए कुशलता बैच लेकर आई है और इस कुशलता बैच के तहत ईवीएस विषय मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। और आज मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन कराऊंगा ईवीएस विषय का, यानी कि उसका सिलेबस इत्यादि की चर्चा आज की इस क्लास में है। पहली डेमो क्लास है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुबह से ही आप डेमो क्लास ले रहे होंगे विभिन्न सब्जेक्ट्स की। हो सकता है आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हो जो पहली बार मेरी क्लास में जुड़े हो, तो वो जानना चाहेंगे कि भाई अन्य क्लासेस का टाइम टेबल क्या है। बस मैं टाइम टेबल बताने वाला हूँ। पिंकी मौर्य जी, शुभंकर गुप्ता जी, सोनी उपाध्याय जी, ज्योतिष शर्मा जी, संध्या वॉर्ड जी, सिद्धि तिवारी जी, रोहित यादव जी, आप सभी लोग इस समय क्लास में लाइव हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी लोगों का है। और जो बच्चे क्लास में लाइव अभी तक नहीं आए, फटाफट से लाइव आ जाइए, क्योंकि आपकी पसंदीदा क्लास जो है वो मेरे प्यारे साथी प्रारंभ हो चुकी है। और यूपी टेट के ईवीएस विषय की बेहतरीन क्लास यहाँ पर लेकर मैं आपके सामने उपस्थित भी हूँ। यहाँ पर मेरे बच्चा देखेंगे, सबसे पहले क्या आप क्लासेस का टाइम टेबल जानना चाहते हैं? तो मेरे बच्चा यहाँ पर देखिए क्लासेस का टाइम टेबल कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी की क्लास सुबह 8 बजे स्टार्ट होगी, है ना। बायोलॉजी की क्लास होगी सुबह 10 बजे, है ना। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से साइंस की क्लासेस है। इनमें पेपर 2 के अंतर्गत ही आती हैं। और जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको साइंस पढ़ना होता है। यहाँ पर जो पेपर 2 वाले बच्चे हैं उनको, जो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे 10 बजे बायोलॉजी की क्लास मिलेगी और फिजिक्स की क्लास मिलेगी दोपहर 3 बजे। अब एक ही मैडम दो सब्जेक्ट को कवर कराएंगी, तो किसी एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद वो फिनिश हो जाएगी तो दूसरी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। सीडीपी की क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सेम टाइम पर होगी, 11 बजे होगी सुबह, है ना। और मैथ्स की क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए होगी मेरे बच्चा, 12 बजे दोपहर होगी, है ना। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ पॉलिटी की क्लास कब होगी, तो सुबह 10 बजे पॉलिटी की क्लास होगी। ये पेपर 2 के लिए जो आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चे हैं उनको एसएसटी पढ़नी है। और मेरे बच्चा उनके लिए पॉलिटी क्लास सुबह 10 बजे होगी। हिस्ट्री की क्लास 16 मार्च से होगी भाई, अभी स्टार्ट नहीं होगी। एसएसटी के अंतर्गत सबसे पहले पॉलिटी सब्जेक्ट स्टार्ट होगी आपकी। और एसएसटी सब्जेक्ट के अंतर्गत आर्ट्स वालों को ज्योग्राफी मैं खुद कराऊंगा आप लोगों को। और मैं भी लगभग 16 मार्च से ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास इस समय क्लासेस बहुत ज्यादा हैं, है ना। इसीलिए मैं आपके लिए अभी ज्योग्राफी स्टार्ट नहीं करा पा रहा हूँ। इसके बाद मेरे बच्चा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही इंग्लिश की क्लास शाम 4 बजे चलेगी। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए शाम 4 बजे आपको संस्कृत मिलेगी, अल्टरनेट चलेंगी। कुछ बच्चे इंग्लिश के साथ तैयारी कर रहे होंगे तो कुछ बच्चे संस्कृत के साथ तैयारी कर रहे होंगे। जो बच्चे इंग्लिश के साथ तैयारी कर रहे हो इंग्लिश लीजिए लैंग्वेज में, और जो बच्चे लैंग्वेज में जिन्होंने संस्कृत चयनित किया वो संस्कृत की क्लास ले सकते हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद ईवीएस की क्लास पेपर 1 लेवल 1 में ही आपको ईवीएस पूछा जाता है। और ईवीएस की क्लास रात 8 बजे मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। क्या ईवीएस की क्लास कब चलेगी? रात 8 बजे। 8 बज चुके हैं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब बात आती है भाई, ये बैच जो है कितने रुपए का मिलेगा? गुरुजी क्या कुछ हमें छूट इस समय मिल रही है कि नहीं मिल रही है? तो मेरे बच्चा इस समय इसके बारे में बात कर देते हैं। ये बैच वैसे 499 रुपए में मिलेगा आपको, लेकिन विद इन 3 डेमो क्लासेस अगर आप इस बैच को परचेज करते हैं तो ये बैच पूरा 399 रुपए का मिलेगा। इसके लिए आपको टेट 20TET20 कूपन कोड का इस्तेमाल करना होगा। और मेरे बच्चा उस कूपन कोड से आपको 20% का रिलीफ, 20% की छूट आपको मिल जाएगी विद इन 3 डेज। लेकिन 3 डेमो के बाद ये पूरा 499 रुपए का मिलेगा, उसमें फिर 100 रुपए का घाटा आप लोगों को होना है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे मेरे बच्चा यहाँ पर ये बात जो मैंने अभी आपको बताई है वो प्राइमरी लेवल के लिए बताई है ना। अच्छा, हम बात करें अगर आप जूनियर लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे बच्चा जूनियर लेवल के लिए भी फीस 399 रुपए ही है विद इन 3 डेमो क्लासेस। मेरे बच्चा टेट 20TET20 कूपन कोड का इस्तेमाल करके 20% की छूट आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपके काम की बात रही। अब बात करते हैं सीधे सब्जेक्ट की। हम लोग क्या पढ़ेंगे? ईवीएस पढ़ेंगे इस समय। क्या पढ़ेंगे जी? एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन।
आप कहोगे जी कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 30 क्वेश्चन आते हैं बेटा, 30 क्वेश्चन प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आते हैं। अब मेरे बच्चा ये जो 30 क्वेश्चन हैं, इनके लिए हमें पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है गुरुजी, सिलेबस क्या है इसका? तो मेरे बच्चा पहली बात आप ध्यान रखना, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है, एकीकृत प्रकृति है, इंटीग्रेटेड नेचर है पर्यावरण अध्ययन का, इंटीग्रेटेड नेचर। और एकीकृत प्रवृत्ति के अंतर्गत हमें उसमें विज्ञान के पहलू भी पढ़ने हैं, इतिहास के भी कुछ पहलू पढ़ने हैं, भूगोल के भी कुछ पहलू पढ़ने हैं, नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटी के भी कुछ पहलू पढ़ने हैं, और पर्यावरण के भी पहलू पढ़ने हैं। ये पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रवृत्ति। वैसे इसको पर्यावरण अध्ययन नाम दे दिया गया है, लेकिन है ये पूरा जीएस, शॉर्ट में हम इसको जीएस भी बोल सकते हैं। अब बात आती है भाई पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस क्या है। तो बेटा परिवार या फैमिली नाम का टॉपिक पढ़ना है, भोजन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता नाम का टॉपिक पढ़ना है। अब भोजन तो ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य शब्द जुड़ गया, और स्वास्थ्य शब्द के अंतर्गत ही मेरे बच्चा लगभग बायोलॉजी जुड़ जाती है। आप कहोगे गुरुजी इसमें विज्ञान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिखाई दे रहा, कोई टॉपिक विज्ञान का नहीं दिख रहा, और फिर भी यहाँ विज्ञान लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य शब्द जुड़ा हुआ ना, बस यही में विज्ञान एंट्री कर गया, बायोलॉजी एंट्री करेगी। बायोलॉजी से कई बार तो 2021 के पेपर में तो ऐसे ऐसे जटिल क्वेश्चन दे दिए भाई साहब कि क्या पूछो, एकदम कोर साइंस वाला बच्चा भी घबरा जाए उन प्रश्नों को देख के, ऐसे भी प्रश्न देख। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आवास टॉपिक की भी चर्चा हमें करनी है, पेड़ पौधे एवं जंतु टॉपिक की चर्चा हमें करनी है, ये भी हमें पढ़ना है मेरे बच्चा। हमारा परिवेश, अवर एनवायरमेंट, इसकी चर्चा भी हमें करनी है। मेला टॉपिक भी पढ़ना है, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय नाम का टॉपिक भी पढ़ना है, जल नाम का टॉपिक भी हमें पढ़ना है मेरे बच्चा। यातायात एवं संचार नाम का टॉपिक भी पढ़ना है, खेल एवं खेल भावना से जुड़ा हुआ टॉपिक भी हमें पढ़ना है मेरे भाई, है ना। ये टॉपिक्स हैं जिनका अध्ययन हमें करना है। अच्छा चलिए, अब हम भूगोल की तरफ चलते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स थे तो जो कुछ मैच हो रहे हैं सीटेट के पैटर्न से। सीटेट में ईवीएस पढ़ते हैं ना, आपने बहुत सारे बच्चों ने अभी सीटेट दिया होगा, तो कुछ टॉपिक्स हमें मिल रहे थे, भोजन वाला, आवास वाला, परिवार वाला है। आप कहोगे तो सीटेट के एकदम से वो है, लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंट है। सीटेट में हम भारत का भूगोल पढ़ते हैं शायद नहीं पढ़ते, केवल मैपिंग वगैरह देख लेते हैं थोड़ा सा। लेकिन यहाँ भारत का भूगोल पढ़ना है, नदियां पढ़नी है, पर्वत पढ़ने, पठार पढ़ने, वन पढ़ने हैं, यातायात, महाद्वीप, महासागर, यानी विश्व भूगोल भी पढ़ना, प्रादेशिक भूगोल जिसे हम कहते हैं वो भी पढ़ना हमें। अच्छा, हमारा प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है बेटा। नदियां उत्तर प्रदेश की, पर्वत, पठार, वन, यातायात, यानी कि यहाँ पर रीजनल टच भी है। यूपी का टेट है तो यूपी के बारे में भी तो जानकारी चाहिए, यूपी स्पेशल तो पढ़ना है आपको। अच्छा चलिए, पॉलिटी की चर्चा करें। पॉलिटी भी पढ़नी है इसके अंतर्गत। पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है भाई? पॉलिटी में बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जैसे शासन व्यवस्था है, स्थानीय स्वशासन है शासन व्यवस्था में संसद आ गया, राज्य विधानमंडल आ गया, स्थानीय स्वशासन यानी पंचायतें आ गई, नगर निगम, नगर पालिका आ गई, जो लिखा हुआ ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आ गई। जिला प्रशासन है, ये सारी की सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत आ गई, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत। स्थानीय स्वशासन के बाद जिला प्रशासन के बारे में भी पढ़ना है, प्रदेश का शासन यानी विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेटिव के बारे में पढ़ना है, व्यवस्थापिका यानी कि देश की संसद के बारे में भी पढ़ना है आपको, है। व्यवस्थापिका बेसिक ये क्या है, व्यवस्थापिका का मतलब एक प्रकार से मंत्री परिषद वगैरह है, वो चीजें आएंगी तो वो भी पढ़नी है आपको। न्यायपालिका यानी कि जो जुडिशियरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनके बारे में पढ़ना है। कार्यपालिका में वही मंत्री परिषद इत्यादि चीजें जो आ गई, है ना। राष्ट्रीय पर्व यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक, है ना, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ये सब पढ़ने। राष्ट्रीय प्रतीक में वो चीजें आ गई। मतदान है, राष्ट्रीय एकता है, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको पॉलिटी में पढ़ने, यानी कि भैया पॉलिटी तो पूरी पूरी दे दी है, कमी किसी चीज की नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, पर्यावरण जो आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध, और पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजना, ये कोर पर्यावरण के टॉपिक्स है। यानी कि मैं 4 सब्जेक्ट पढ़नी है, विज्ञान भी पढ़ना है, पूरा के पूरा उसका नाम है यूपी टेट, लेकिन यूपी टेट के अंतर्गत
मेरे बच्चा ईवीएस के अंतर्गत हमें पूरा जीएस पढ़ना है, पॉलिटी भी, ज्योग्राफी भी, है ना, और उसमें मेरे बच्चा हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस आने लगे हैं थोड़े थोड़े। साइंस के भी कुछ पहलू है ना, एनवायरमेंट के भी कुछ पहलू हैं। 4 सब्जेक्ट हमें पढ़नी है, ठीक है जी। मेरे बच्चा अब बात आती है भाई, एक सेक्शन तो है कंटेंट का, दूसरा सेक्शन है पेडागोजी का। आपको गुरु जी पेडागोजी में क्या पढ़ना है? तो मेरे बच्चा पेडागोजी में भी हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जैसे पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, शिक्षण से संबंधित सिद्धांत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, है ना, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमें इन पर चर्चा करनी है, इनको हमें पढ़ना है। इसके अंतर्गत मेरे बच्चा पेडागोजी के अंदर, है ना, पेडागोजी में कुछ चीजें और भी हैं, जैसे शिक्षण सामग्री, उपकरण, समस्याएं, पर्यावरण शिक्षण की समस्याएं, ये सारी चीजें पढ़। अब बात आ गई भाई, बच्चे कह रहे हैं बहुत पढ़ना पड़ेगा। हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा। अब जैसे सीटेट है, सीटेट में हम देखते हैं कि ईवीएस के अंतर्गत जो है क्वेश्चंस मेरे बच्चा कैसे आते हैं, कंटेंट और पेडागोजी, कंटेंट से और पेडागोजी से। मेरे बच्चा सीटेट में तो आ जाते हैं, अगर हम सीटेट की चर्चा कर रहे हो, सीटेट की चर्चा कर रहे हो तो मेरे बच्चा लगभग 15-15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चंस और 15 क्वेश्चन हम डिवाइड ऐसे करके डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर यूपी टेट की बात करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें तो मेरे बच्चा हम लोग भले ही इसमें पेडागोजी बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, लेकिन पेडागोजी के क्वेश्चंस जो है 2-4 ही आते हैं अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करें। तो यहाँ घबराना नहीं है, जो पेडागोजी से घबराते हैं ना, ओ भाई ये पेडागोजी क्या होगा, मर गए, ये तो बहुत पेडागोजी है, वो घबराए नहीं बिल्कुल। जो कंटेंट के लवर हैं, जो कंटेंट से प्रेम करने वाले हैं, उनके लिए यूपी टेट है ना। यहाँ पेडागोजी से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, कंटेंट के क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा मिलेंगे, 25 के आसपास क्वेश्चन कंटेंट के और 5 के आसपास क्वेश्चन है आपको मिलेंगे पेडागोजी के। जनरली देखो ऐसा कुछ ये नियम नहीं है कि भैया नियम बना दिया हो, लिख दिया हो कि पेडागोजी से 15 आएंगे, कंटेंट से 15 आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। न 25 और 5 का आंकड़ा जो मैं बता रहा हूँ वो भी कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पर सीटेट में भी मैंने बताया वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर बताया, ये भी कोई फिक्स नहीं है, सामान्यतः है। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द जोड़ लो, सामान्यतः, जनरली, कभी भी उलट फेर हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि भैया यहाँ पर सीटेट में कंटेंट ज्यादा पूछने लग जाए और यूपी टेट में पेडागोजी ज्यादा पूछने लग जाए, ऐसा भी संभव है, ये भी ध्यान रखना। तो यूपी टेट में क्या होता है भाई, ये तो सी टेट का पैटर्न हो गया। यूपी टेट के पैटर्न की चर्चा अगर मैं आपके साथ करता हूं तो मेरे बच्चा यूपी टेट में जो ईवीएस है, ईवीएस है वो जनरली मैं बता रहा हूं, उसको भी 2 खंडों में बांटकर हम तैयारी कर सकते हैं, एक है कंटेंट और एक है पेडागोजी। लेकिन यहाँ पर मेरे बच्चा पेडागोजी से क्वेश्चंस कम आते हैं, 0 से 5 में डिवाइड कर लो, 0 से 5, है ना, या 5 तक कर लो, ऐसे कोई 0 मत करो, लगभग 5 ऐसे कर लो, ठीक है। और यहाँ पर कंटेंट में कितने क्वेश्चन, लगभग 25, लगभग 25। लेकिन ये भी क्या है, आंकड़ा यहाँ पर भी सामान्यतः है, कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है। कभी भी आयोग का दिमाग अगर थोड़ा सा भी सनक गया हाँ, तो ऐसा भी कर सकता है कि आंकड़ा चेंज हो जाए, पेडागोजी से ज्यादा और कंटेंट से कम। आपको गुरुजी यार ये तो तुमने तो ऐसे कह दिया था, हैं? माय फेवरेट टीचर ऑफ ज्योग्राफी सब्जेक्ट, वाओ भाई वैष्णवी दीक्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईवीएस पढ़ा रहा हूँ, तुम ज्योग्राफी की बात कर रही हो, हैं? चलिए भाई ठीक है। मेरे बच्चा एक मैडम है साक्षी पाल जी, मेरे बेटा मेरी तरफ से क्लास बिल्कुल भी नहीं हो रही है, आपके यहाँ टावर्स में दिक्कत है, मेरी तरफ से फुल टावर्स है, कोई दिक्कत नहीं। देखो सारे बच्चे क्लास ले रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई दिक्कत है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके यहाँ
जो नेटवर्क है प्रॉब्लम है, आप कमरे में हैं तो कमरे से बाहर आ जाइए थोड़ा, ठीक है जी। चलिए बहुत अच्छा जी। महेश जी, महेंद्र जी का एक क्वेश्चन है, यूपी टेट पास कर लिया था बेटा। जब भी हम किसी चीज को पास कर लेते हैं तो सर्टिफिकेट हमें मिलता है, और सर्टिफिकेट में सारी चीजें दे रखी होती है, ठीक है जी। चलिए इधर आ जाओ भाई फटाफट से। अब हम सीधे चलते हैं पर्यावरण की ओर कि मेरे बच्चा पर्यावरण का परिचय। आज क्या टॉपिक का नाम क्या है? आज टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन। तो बताओ भाई, एनवायरमेंट कहते किसे हैं? आखिरकार एनवायरमेंट कहते किसे हैं? किसे कहा जाता है पर्यावरण? किसे कहते हैं पर्यावरण, बताओ। पर्यावरण का मतलब है परिधन आवरण। पर यानी कि हमारे चारों ओर, और आवरण मतलब घेरा, यानी कि वे चीजें जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं उसे पर्यावरण कहते हैं मेरे बच्चा, ठीक है। पर्यावरण का मतलब क्या है? परिधन आवरण। पर्यावरण का मतलब क्या है? परिधन आवरण। पर मतलब हमारे चारों ओर, और आवरण मतलब घेरा, ठीक है। हमारे चारों ओर, हमारे चारों ओर। और मेरे बच्चा आवरण का मतलब क्या है? आवरण का मतलब घेरा, घेरा का मतलब कवर, यानी कि हम वे चीजें जो हमें चारों तरफ से घेरती हैं, चारों तरफ, हमारे चारों तरफ जो चीजें मौजूद हैं, उन्हीं चीजों को हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हीं चीजों को हम पर्यावरण में शामिल करते हैं, ठीक है। उन्हीं चीजों को हम किसमें? पर्यावरण में शामिल करते हैं, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, पर्यावरण जो है ये फ्रेंच भाषा का एक शब्द है, एनवायरोनेर है। एनवायरोनेर है ना। एनवायरोनेर फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर से एनवायरमेंट बना हुआ है। एनवायरोनेर से एनवायरमेंट बना हुआ है। और इस एनवायरोनेर फ्रेंच शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पड़ोस, यानी कि जो चीजें हमारे आसपास स्थित हैं उस वही चीजें मिलकर पर्यावरण का निर्माण। इसमें जैविक तत्व भी आते हैं, अजैविक तत्व भी आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट भी आते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट भी आते हैं। विभिन्न जीव जंतु भी पर्यावरण का हिस्सा, हम भी पर्यावरण का हिस्सा। और हमारे आसपास जो अजैविक चीजें जिसमें जीवन नहीं है, जैसे एक घर है, बिल्डिंग है, सड़क है, नाली है, पार्क है, ये सब पर्यावरण का हिस्सा है। प्रकाश, जल, मिट्टी, जो जीवन को संभव बना रहे हैं, लेकिन जिनमें खुद में जीवन नहीं है, वो सब पर्यावरण के घटक है। हम भी पर्यावरण के घटक। हमारे आस पड़ोस जो चीजें हैं वो सब पर्यावरण के अंतर्गत शामिल, ठीक है। समझ में आ गया पर्यावरण क्या है मेरे बच्चा? चलिए बहुत अच्छा। तो पर्यावरण आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। यहाँ पर देखिए पर्यावरण की परिभाषा में कुछ चीजें हैं कि पर्यावरण प्राकृतिक और मानव निर्मित परिवेश है जो पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करता है और बनाए रखता है। पृथ्वी पर वो जीवन को प्रभावित भी कर रहा है और पृथ्वी पर जीवन को बनाए भी रख रहा है। बोलो ये क्या है? प्राकृतिक और मानव निर्मित परिवेश है। उसमें मनुष्य भी शामिल है, मनुष्य के द्वारा चीजें बनाई गई वो भी शामिल है, और प्राकृतिक चीजें भी शामिल है। बोलो जी, समझ में आ रहा है मेरे बच्चा? पर्यावरण उन सभी दशाओं, प्रणालियों तथा प्रभावों का योग है जो जीवों व उनकी प्रजातियों के विकास, जीवन एवं मृत्यु को प्रभावित करता है। विकास को जीवन व मृत्यु को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। पर्यावरण अगर प्रदूषित है, और आप प्रदूषित पर्यावरण में रह रहे हो, निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं जियोगे, बहुत सारी बीमारियां घर कर जाएंगी, और वो भी घातक घातक बीमारियां जिनका इलाज संभव नहीं है। बोलो, ये समझ में आ रहा है? चलिए मेरे बच्चा, इसके बाद जो चीज मैंने बताई वो चीज यहाँ लिखी हुई है। देखो, पर्यावरण शब्द परिधन आवरण शब्दों की संधि से बना है।
परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण का अर्थ होता है घेरा यानी कवर, अर्थात मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है, उसके जीवन एवं क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, वो पर्यावरण कहलाता है। क्या है पर्यावरण? देखो, लड़की है, आसमान भी पर्यावरण का हिस्सा, पेड़ पौधे भी पर्यावरण का हिस्सा, इसके मम्मी पापा भाई बहन जो भी इसके परिवार में शामिल है वो भी पर्यावरण का हिस्सा, और इसके घर में वो सोलर पैनल लगा हुआ वो भी पर्यावरण का हिस्सा। हाँ, ये इमेज भी है, चित्र भी, छोटा सा चित्र भी मेरे बच्चा ये बताने का प्रयत्न कर रहा है कि पर्यावरण आखिरकार क्या है जी। अच्छा, इसके बाद मेरे बच्चा अगर मैं चर्चा करूं कि पर्यावरण का अंग्रेजी शब्द एनवायरमेंट है, जिसकी उत्पत्ति किससे हुई? फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? पड़ोस। इसलिए हम पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का प्रयोग भी करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु और प्रकृति पर्यावरण कहलाते हैं। ये हो गया भाई पर्यावरण का अंग्रेजी भाषा में जो शाब्दिक अर्थ है। ठीक है जी। अब बात करेंगे पर्यावरण के घटक क्या है जी। पर्यावरण के घटक क्या है? तो मेरे बच्चा पर्यावरण के दो घटक हैं, एक जैविक घटक, एक अजैविक घटक। ठीक है जी। पर्यावरण के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण के घटक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। ये देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण के घटक। और पर्यावरण के घटकों में अगर मैं आपके साथ चर्चा करता हूं, पर्यावरण के घटकों में मेरे बच्चा अगर मैं आपके साथ चर्चा करता हूं, तो एक घटक क्या है? जैविक घटक है। जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स। और दूसरा घटक कौन सा है? दूसरा घटक है अजैविक घटक, अजैविक घटक। और अजैविक घटक का मतलब है अबायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट्स। एक है जैविक घटक और एक है अजैविक घटक, एक है बायोटिक कंपोनेंट्स और एक है अबायोटिक कंपोनेंट। दो प्रकार के घटक मेरे बच्चा पर्यावरण के अंतर्गत होते हैं। अब आप कह रहे हो कि भैया ये दो प्रकार के घटक गुरु जी कैसे हो गए? इसमें क्या क्या आता है? जैविक घटक में क्या आता है और अजैविक घटक में क्या आता है? तो मेरे बच्चा जैविक घटक के अंतर्गत जीवित जीव आएंगे, जीवित प्राणी जिनके अंदर जीवन मौजूद है, वो चीजें जो है वो इसके अंतर्गत आ जाएंगी। मैं किसकी बात कर रहा हूं जी? मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, जैविक घटकों की चर्चा कर रहा हूं, वो चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी, है ना। एक सेकंड का समय देंगे मुझे, चलिए। तो वो चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी भाई। जीवित प्राणियों में भी हूं, आप भी हैं, हम सब जीवित प्राणियों के अंतर्गत आ रहे हैं, मैं, आप, हम सब। ठीक है जी मेरे बच्चा। अच्छा, इसके बाद अगर मैं चर्चा आपके साथ करता हूं अजैविक घटक, अजैविक घटक के अंतर्गत क्या आ जाएंगी? मृदा। अजैविक घटक वे घटक है जिसमें जीवन तो नहीं है, लेकिन जो जीवन की उत्पत्ति को संभव बनाए हुए हैं, उन वे अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाएंगी। जैसे मृदा यानी कि सॉइल, ठीक है जी। जैसे प्रकाश यानी कि लाइट, मृदा है, प्रकाश है ना, जल है, जल है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो किस में आ जाएंगी? अजैविक घटक में आ जाएंगी। वो भले ही जीवन नहीं है, लेकिन जीवन को इनके बिना संभव नहीं बनाया जा। मेरे बच्चा, जीवन के लिए सारी चीजें जरूरी है, बहुत जरूरी है। यानी कि जीवित प्राणी और हमारे आसपास का जो क्षेत्र है वो सब मिलकर पर्यावरण के। ठीक है जी, ये पर्यावरण हो गया। पर्यावरण कहते किसे?
अब बात करते हैं भाई पर्यावरण के भाग क्या है। ठीक है जी, पर्यावरण के आखिरकार भाग क्या है। तो बेटा देखो, पर्यावरण को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। अगर क्षेत्रों की बात करें, पर्यावरण को निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। पहला स्थल मंडल, दूसरा जल मंडल, तीसरा वायुमंडल और चौथा है जल। स्थल मंडल, जल मंडल, जयमंडल और वायुमंडल, इनमें हम विभाजित करके देखते हैं। किसको जी? पर्यावरण को इन क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, इन क्षेत्रों में बांटते हैं। मेरे प्यारे बच्चा, अगर हम पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी की बात कर रहे हैं, पृथ्वी के धरातल की बात कर रहे हैं, पृथ्वी अर्थ, पृथ्वी या अर्थ मेरे बच्चा, पृथ्वी या अर्थ, पृथ्वी या अर्थ की चर्चा हम लोग करें। और ये जो पृथ्वी है, इसके इस पृथ्वी के, यहां देखो, पृथ्वी के लगभग, ध्यान रखिएगा, लगभग मेरे बच्चा, लगभग 29% भूभाग पर क्या है? भाग पर, लगभग 29% भाग पर क्या है? स्थल मंडल है। स्थल मंडल, और स्थल मंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्थल मंडल को अंग्रेजी में लिथोस्फीयर कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं जी? लिथोस्फीयर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं अंग्रेजी। ठीक है जी। और मेरे बच्चा, इसके लगभग 71% पार्ट पर क्या है? 71% भाग पर जल मंडल का विस्तार है। किसका विस्तार है जी? जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर का विस्तार है जी, हाइड्रोस्फीयर का विस्तार है जी, जलमंडल का विस्तार है, हाइड्रोस्फीयर का विस्तार है। लगभग 29% भूभाग पर स्थल मंडल और लगभग 71% पार्ट पर क्या है? जलमंडल है। बोलो जी, क्लियर है? समझ में आया? आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा मेरे बच्चा, ये जो स्थल मंडल है ये क्या है? पृथ्वी का धरातल, धरातल का वो भाग जिस पर हम लोग रह रहे हैं, जिसमें 7 महाद्वीप है, उसको हम स्थल मंडल कह रहे हैं। देखो, स्थल मंडल यहां पर लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चा, साफ शब्दों में लिखा है कि पृथ्वी के ठोस ऊपरी परपटी को स्थल मंडल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के अंदर अगर हम देखें तो 3 परतें पाई जाती हैं। ये देखो, एक सबसे ऊपरी परत कौन सी है? क्रस्ट। और बीच वाली परत कौन सी है? मेंटल। सबसे ऊपरी परत कौन सी है? क्रस्ट। बीच वाली परत कौन सी है जी? मेंटल। और सबसे आंतरिक परत कौन सी है जी? क्रोड। क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, 3 परतें पृथ्वी के अंदर पाई जाती है। कितनी परतें पाई जाती है जी? 3 परतें पाई जाती है। और सबसे ऊपरी परत कौन सी है? क्रस्ट। इस क्रस्ट से ही स्थलमंडल बना हुआ है। पृथ्वी के लगभग 29% भूभाग पर स्थलमंडल का विस्तार है। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर देखो, पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग स्थलमंडल है। यह मंडल शैलों, खनिजों से निर्मित है। इस मंडल में मृदा की, ये मंडल जो है मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ है। और इस मंडल में मेरे बच्चा क्या पाया जाता है? इस मंडल में पर्वत है, पठार है, मैदान है, घाटी है, ये सारी की सारी चीजें पाई जाती हैं, इस मंडल में पाई जाती है। पर्वत, पठार, मैदान, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। और इस मंडल से बनता क्या है जी? इस मंडल से 7 महाद्वीप बनते। जरा देखो फटाफट से, 1 सेकंड, वर्ल्ड मैप लगा लेते हैं और 7 महाद्वीपों को आपको समझ। ठीक है जी मेरे बच्चा, क्या लगा लेते हैं? वर्ल्ड का मैप लगा लेते हैं। ये देखो, वर्ल्ड फिजिकल मैप आ गया। और मेरे बच्चा,
पृथ्वी पर क्या चीज विस्तृत है? तो पृथ्वी पर 7 स्थल मंडल के अंतर्गत 7 महाद्वीप विस्तृत। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है जी? संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है जी? संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप है। क्षेत्रफल के अनुसार बात कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार। संसार का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है जी? क्षेत्रफल के अनुसार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और क्षेत्रफल के अनुसार चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है जी? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका। और संसार का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है जी? अंटार्कटिक महाद्वीप है। अंटार्कटिक महाद्वीप है, अंटार्कटिक महाद्वीप है जी संसार का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप। छठा सबसे बड़ा महाद्वीप यूरोप है और सातवां सबसे बड़ा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। सातवां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है जी? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सातवां सबसे। ये 7 महाद्वीप है जो स्थल मंडल में से बनते हैं। पहला महाद्वीप एशिया, नंबर दूसरा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका, छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप यूरोप और सातवां सबसे बड़ा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ये क्रम है संसार में क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का क्रम मेरे बच्चों। आप देख लो, क्वेश्चन आ जाते हैं यहां से, या क्या आ जाते हैं? क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा चलिए, यहां पर मैं संसार के सबसे बड़े महाद्वीपों की चर्चा भी आपके साथ करता हूं, लिख भी देता हूं। ठीक है जी। संसार के सबसे बड़े महाद्वीप, संसार के 7 महाद्वीप के सबसे बड़े महाद्वीप, ये कहो या 7 महाद्वीप कहो, कुछ 7 महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार कौन से? बताओ, क्षेत्रफल के अनुसार लगाओ जी, अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार। 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 कॉन्टिनेंट्स अकॉर्डिंग एरिया, 7 कॉन्टिनेंट्स अकॉर्डिंग टू एरिया। 7 महाद्वीप हैं। ठीक है जी। क्या है? 7 महाद्वीप हैं। और प्यारे साथी, अगर मैं आपके साथ चर्चा करता हूं इन 7 महाद्वीपों के बारे में, तो ये जो 7 महाद्वीप हैं इनका क्रम तो अभी अभी मैंने आपको बता ही दिया है। क्या इनका क्रम तो मैंने अभी अभी आपको बता ही दिया है। पहले नंबर पे एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। अच्छा, एक तरफ ऐसे करके डालो, महाद्वीप, महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। कौन कौन से महाद्वीप हैं? नंबर 1 पर एशिया महाद्वीप है, नंबर 2 पर अफ्रीका महाद्वीप है, नंबर 3 पर उत्तरी अमेरिका है, अमेरिका है, नंबर 4 पर दक्षिण अमेरिका है, नंबर 5 पर अंटार्कटिका है, नंबर 6 पर यूरोप है, और नंबर 7 पर मेरे बच्चा कौन सा है? नंबर 7 पर ऑस्ट्रेलिया है। ये है जी भाई संसार के सबसे बड़े महाद्वीप। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, तो क्या आंसर लगाओगे? एशिया। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, तो क्या आंसर लगाओगे? अफ्रीका। अच्छा, क्वेश्चन केवल इतना ही नहीं आएगा कि महाद्वीपों का क्रम पूछ लिया आपसे, इसके अतिरिक्त भी मेरे लाडले मेरे बच्चा इनकी सर्वोच्च चोटी भी तो पूछी जा सकती है। पूरा के पूरा भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, भारत के भूगोल, विश्व का प्रादेशिक भूगोल, ये सब सिलेबस में है।
तो मेरे बच्चे, अगर मैं आपके साथ चर्चा करता हूं एशिया की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, दूसरी तरफ आप क्या डालेंगे? सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक डालेंगे। बोलो क्या डालेंगे जी? हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक दूसरी तरफ हम डालेंगे मेरे बच्चा। और सर्वोच्च चोटी में भाई एशिया की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है ना। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च पर्वत माउंट किलिमंजारो है, किलिमंजारो है ना, माउंट किलिमंजारो है ना। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट अकांकागुआ, एकांकागुआ। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। अंटार्कटिक की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? विंसन मैसिफ, विंसन मैसिफ। मेरे बच्चे यूरोप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एल्बुर्ज, माउंट एल्बुर्ज है। और ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट कोशुस्को, कोशयुस्को। ये ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी है। एशिया की सर्वोच्च चोटी, अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी, दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी, अंटार्कटिक की सर्वोच्च चोटी, यूरोप की सर्वोच्च चोटी और ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी। हाईएस्ट पीक्स दे रखी है यहां, सर्वोच्च चोटियां भी दे दी हैं यहां। अब बात करेंगे भाई जलमंडल की। ये तो हो गया स्थल मंडल, हटाओ, कंप्लीट कर लिया। अब स्थल मंडल में हमने देखा बहुत सारे क्या क्या चीजें आती हैं यहाँ। बहुत सारे देखो पर्वत हैं, पर्वत है ये वाले क्षेत्र, ये पर्वतीय क्षेत्र है, देखो ये वाला पर्वतीय क्षेत्र है। मैदान भी आ रहे हैं, हरे हरे क्षेत्र, हरे हरे कलर से जो इलाके हैं वो मैदानी इलाके हैं। इनमें नदियां भी आ रही हैं, इनमें झीलें भी आ रही हैं, इसमें पठार भी आ रहे हैं, माउंटेन्स, प्लेटोज, रिवर्स, लेक्स, ये सारी की सारी चीजें आ रही है। ये सारी की सारी चीजें आ रही है जी। अब मेरे बच्चा, अगर मैं आपके साथ चर्चा करता हूं, काय की चर्चा करता हूं? जलमंडल की। तो ये जलमंडल है, स्थल मंडल के जस्ट बगल में सटा हुआ जलमंडल है। 71% पार्ट पर फैला हुआ है जलमंडल। इस भूगोल का पूरा के पूरा मर्म छुपा हुआ है किसमें? एक गाने में, खलनायक वाले में। सारा समंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है वो वाला जो गाना है ना। मैं भी शराफत से जीता मगर, याद आ रहा है? मुझको शरीफों से लगता था डर, सबको पता था मैं कमजोर हूँ, हाँ इसलिए आज कुछ और हूँ। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। गाना सुन रखा है आपने? तो वो क्यों कह रहा है इतना पानी? 71% पार्ट पर पानी पानी, फिर भी संजय दत्त प्यासा है? क्यों प्यासा है जी? आप भी सोच रहे होंगे गुरु जी चक्कर क्या है। हम जल दिवस मनाते हैं, विश्व जल दिवस, अंतरराष्ट्रीय जल दिवस, जल संरक्षण पर सरकार जोर देती है। इतना पानी है, देखो पानी चारों तरफ, पानी पानी। अरे भाई सरकार, मोदी जी, क्या तुमने नक्शा नहीं देखा? ये तो पानी पानी है चारों तरफ। हाँ पानी तो है, लेकिन ये जो पानी है ना, इसमें से 97% के आसपास पानी खारा है, लगभग 3% के आसपास पानी मीठा है।
और उस 3% के आसपास में से भी अधिकांश पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है। इधर देखो बर्फ के रूप में जमा हुआ है। 1% से भी कम 0.68% के आसपास पानी जो है वो भूमिगत जल के रूप में पीने के लिए उपलब्ध है। पीने के लिए क्या है? उपलब्ध है। भूमिगत जल के रूप में, भौम जल के रूप में पीने के लिए। बोलो जी, क्लियर है? इसीलिए संजय दत्त कह रहा है कि सारा समुद्र मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है। तो जलमंडल क्या है मेरे बच्चा? जिसके अंतर्गत सागर, खाड़ी, महासागर ये सब आ रहे, वो जलमंडल है। क्या जी? वो जलमंडल है मेरे बच्चे। जलमंडल क्या है आप समझ गए ना? लिखा हुआ देखो, क्या लिखा है कि जलमंडल से अर्थ जल की उस परत से जो पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, नदियों और अन्य जलाशयों के रूप में फैली है। पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग, 71% के आसपास भाग जल से ढका हुआ, कवर्ड है वाटर से। किससे कवर्ड है जी? जल से ढका हुआ है, वाटर से कवर्ड है। ठीक है। महासागर, झीलें, नदियां, अन्य जलाशय सम्मिलित रूप से जलमंडल का निर्माण। एक बार फिर हम मैप लगाएंगे मेरे बच्चा। क्या लगाएंगे जी? मैप लगाएंगे। और मैप पर ही जो जलमंडल से बने 5 महासागर हैं उनकी भी चर्चा करें। महासागरों के सबसे गहरे बिंदुओं की भी चर्चा इसी क्लास में, पहली डेमो क्लास में ही आपके साथ कर, पहली डेमो क्लास में ही कर देंगे मेरे बच्चा। देखो, सबसे बड़ा महासागर संसार का कौन सा है? तो मेरे बच्चा, संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर है। इधर भी क्या है जी? इधर भी प्रशांत महासागर है। इधर भी प्रशांत महासागर है जी। पैसिफिक ओशियन इधर भी है। हाँ। मेरे बच्चे, ये 2 जगह पे प्रशांत महासागर क्यों है? ये संसार का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। संसार का सबसे बड़ा महासागर भी है, संसार का सबसे गहरा महासागर भी है मेरे भाई। लेकिन ये 2 जगह पे क्यों है मेरे बच्चे? क्योंकि ये बोर्ड चौकोर है और पृथ्वी जैसे गोल। इस बोर्ड को अगर हम गोल करेंगे तो ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग पीछे जाकर क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। और पूरा के पूरा प्रशांत महासागर एक हो जाए, एक ही जगह पर है। लेकिन ये बोर्ड चौकोर वो है ना, इसके कारण 2 जगह पे दिख रहा है, आभास हो रहा है। ठीक है जी। संसार का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार में विस्तृत है अटलांटिक महासागर। किस रूप में? अंग्रेजी का एस अक्षर होता है, उस अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार में है। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। संसार का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर है। संसार का तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है। संसार का चौथा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर संसार का चौथा सबसे बड़ा महासागर, अंटार्कटिक महासागर है। संसार का 5वां सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो वो आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर संसार का चौथा सबसे बड़ा, बहुत सारी 5वां सबसे बड़ा महासागर, ये सबसे छोटा महासागर आर्कटिक। जब मैं महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियां बता सकता हूं तो महासागरों की सबसे गहरी गर्त भी नहीं बता सकता? बिल्कुल बता सकता हूं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत। दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा? अटलांटिक। तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा? हिंद। चौथा सबसे बड़ा महासागर कौन सा? अंटार्कटिक। और 5वां सबसे बड़ा महासागर कौन सा? आर्कटिक। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार में कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है मेरे लाडलो जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम रखा, जिसके नाम पर क्या? किसी महासागर का नाम रखा गया है। हिंद महासागर हिंदुस्तान के नाम पर और इंडिया के नाम पर इंडियन ओशियन। अंग्रेजी में इंडियन ओशियन और हिंदी में हिंद महासागर के। बोलो जी, क्लियर है?
समझ आया कि नहीं आया जी? बोलो क्लियर। बहुत अच्छा। तो मेरे बच्चा हम क्या करेंगे, यहां पर विश्व के 5 महासागर, 5 महासागर, ठीक है, 5 ओशियन ऑफ वर्ल्ड। मेरे बच्चा किसके अनुसार है? क्षेत्रफल के अनुसार ही लिखा रहा, अकॉर्डिंग टू एरिया। महासागर डालो आप, महासागर, ओशियन, ओशियन, ठीक है जी। और इधर डालोगे सबसे गहरा बिंदु, सबसे गहरा बिंदु या गर्थ, डीपेस्ट ट्रेंच, डीपेस्ट ट्रेंच, सबसे गहरी गर्त भी कह सकते हैं, सबसे गहरी गर्त, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। बोलो, एक तरफ क्या है? महासागर है कोसी, और दूसरी क्या है? दूसरी तरफ क्या है? सबसे गहरी गर्त है। महासागरों में सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर पे कौन सा सबसे बड़ा महासागर है? हिंद महासागर, महासागर। चौथे नंबर पे सबसे बड़ा महासागर कौन सा? अंटार्कटिक महासागर, महासागर। और पांचवें नंबर पे सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। मेरे बच्चा प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? सॉरी, माउंट नहीं है, चैलेंजर या मैरियाना गर्त है, चैलेंजर गर्त अथवा मैरियाना गर्त है, मैरियाना गर्त है, ठीक है। अटलांटिक महासागर की गर्त कौन सी सबसे गहरी? प्यूर्टो रिको है। और हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सी? सुंदर गर्त है। और इसकी सबसे गहरी गर्त, इनको छोड़ दीजिए, इन दोनों तीनों से ही क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे, ठीक है जी। तो ये बात हो गई भाई पर्यावरण के क्षेत्रों की, स्थलमंडल और जलमंडल की चर्चा आज की क्लास में की है। वायुमंडल और जैवमंडल की चर्चा कल की क्लास में करेंगे, और फिर चर्चा करेंगे पारिस्थितिक तंत्र की, इकोसिस्टम की चर्चा आपके साथ। आज की क्लास मेरे बच्चे आपके लिए यही तक समाप्त है, ठीक है। आप सभी अच्छे से पढ़िए, सबका यूपी टेट क्लियर होगा भगवान ने चाहा तो, अगर आप मेहनत करेंगे, हम आप भी आपके साथ पूरी मेहनत करेंगे, और निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा। मेरे बच्चा मैं आपके ऊपर, मुझे पूर्ण भरोसा है, मैं जानता हूं कि पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम, कायर है जो तकदीर पे रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम, जैसी तकदीर बना सकते हो तुम। जिस प्रकार से आप इस क्लास में फुल पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, फुल एनर्जी के साथ जुड़े रहे, अंतिम क्लास तक बस वैसे ही जुड़े रहना। मेहनत हम लोग मिलकर करेंगे और आप सफल भी होंगे, ईश्वर ने चाहा तो, पूर्ण विश्वास। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।